स्वागत है दोस्तों आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आज 2 मई को करोड़ों मोबाइल पर एक साथ बजेगा सायरन, घबराए नहीं, सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। दरअसल बात है कि देश भर में आज 2 मई को एक साथ करोड़ों मोबाइल फोन पर सायरन बजने वाला है, जिससे लोग अचानक घबरा सकते हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ये किसी खतरे का संकेत नहीं बल्कि एक बड़े सिस्टम की टेस्टिंग है। इसको लेकर के पहले से ही लोगों को सतर्क रहने और घबराने से बचने की अपील की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अलर्ट सिस्टम दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मिलकर के तैयार किया गया है। इसके तहत मोबाइल पर तेज सायरन के साथ एक मैसेज भी आएगा जो आपदा चेतावनी प्रणाली की जाँच के लिए होगा। ये सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक पर काम करता है, जिससे एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। कुल मिलाकर के इस टेस्ट का उद्देश्य भविष्य में भूकंप, बाढ़ या फिर तूफान जैसी आपदाओं के दौरान लोगों तक तुरंत चेतावनी पहुंचाना है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपके मोबाइल पर ऐसा सायरन बजे तो घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षण है। अपराधियों का पिंडदान शुरू। गया में सीएम सम्राट चौधरी का मठ की जमीन कब्जाने वालों को दी अल्टीमेट। दरअसल बात है कि बिहार के गया जिला से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार में अपराधियों का पिंडदान शुरू हो चुका है, यानी कि अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद प्रशासन और फिर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोध गया में मठ की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को भी साफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चला करके जमीन खाली कराई जाएगी और किसी भी हाल में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हाल के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए सरकार की सख्त नीति का संदेश भी दिया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान कानूनी व्यवस्था को लेकर के सरकार के कड़े रुख को दिखाता है। 4 मई से सद्भाव यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार, जानिए कहां से करेंगे शुरुआत। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 4 मई से अपनी सद्भाव यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा उनके सक्रिय राजनीति में एंट्री के तौर पर देखी जा रही है, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की जाएगी, जहां से वे लोगों और फिर पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर समस्याओं को समझना और संगठन को मजबूत करना बताया जा रहा है। साथ ही वे अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों की राय भी जानेंगे। कुल मिलाकर के निशांत कुमार की ये सद्भाव यात्रा बिहार की राजनीति में उनकी नई भूमिका की शुरुआत मानी जा रही है। मटन खिलाओ और टीसी पाओ, बिहार में गुरुजी की अजीब मांग, अब बीडीओ ने दिए जांच के आदेश। दरअसल बात है कि बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शिक्षक पर आरोप लगाया है कि उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी देने के बदले अजीब मांग रखी है। इस घटना के सामने आते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई है और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि शिक्षक ने छात्र से टीसी जारी करने के लिए मटन खिलाने की शर्त रख दी। जब मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और बीडीओ ने इसकी जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। अब पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर की ये घटना शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और फिर नैतिकता को लेकर के चिंता बढ़ाती है। जब प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और फिर छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तिलक, शादी और बारात के दिन आफत बनकर के आई बारिश, बिहार के कई जिलों में अफरा तफरी। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने अचानक करवट लेकर के लोगों की मुश्किलें ही बढ़ा दी है। खास करके शादी ब्याह के सीजन में बारिश ने बड़ा असर डाला है। कई जिलों में तिलक, शादी और फिर बारात के दिन ही तेज बारिश होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और समारोह का माहौल बिगड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण टेंट, सजावट और खाने पीने की व्यवस्था प्रभावित हो गई। कई जगहों पर बारातों को बीच रास्ते में रुकना पड़ा, जबकि कुछ स्थानों पर कार्यक्रम देर तक बाधित रहे। इस वजह से मेहमानों और फिर आयोजकों दोनों को
दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर के ये बारिश जहां पर एक तरफ गर्मी से राहत लेकर के आई है, वहीं पर दूसरी तरफ शादी समारोह में खलल डाल करके लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। अब लोग मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए कार्यक्रम में अतिरिक्त तैयारी और फिर सावधानी बरतने की बात कही गई है। बिहार में जल्द दौड़ेगी 400 PM ई बसें, पटना को 150, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई शहरों को मिलेगी फायदा। दरअसल बात यह है कि बिहार में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और फिर पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। बिहार में जल्द ही 400 PM ई बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी, जिससे कई बड़े शहरों में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत राजधानी पटना को सबसे ज्यादा 150 बसें दी जाएगी, जिससे शहर और फिर आसपास के रूट्स पर सफर आसान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बसों में AC सुविधा होगी और फिर हर बस में करीब 60 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। वहीं पर पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और फिर पूर्णिया जैसे शहरों को भी ई बसों को फायदा मिलेगा। साथ ही इन बसों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन तेजी से बनाए जा रहे हैं, जहां एक बस को चार्ज होने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। कुल मिलाकर के ये योजना बिहार में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ लोगों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी और फिर पर्यावरण को फायदा होगा। आने वाले समय में ये पहल राज्य के शहरी विकास को नई रफ्तार दे सकती है। नवादा में लाठी डंडे से हमला, दुल्हन लेने निकला दूल्हा बारात के साथ पहुंचा अस्पताल। दरअसल बात है कि बिहार के नवादा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दुल्हन लेने जा रही बारात पर अचानक से लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कादिरगंज इलाके के पास पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने बारातियों पर हमला बोल दिया। इस हमले में दूल्हे के परिजन समेत कई लोग घायल हो गए, जिससे खुशी का माहौल अचानक अफरा-तफरी में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने अपने साथियों को बुला करके दूल्हे के पिता, चाचा और फिर अन्य बारातियों पर लाठियों से हमला कर दिया। कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए, जिसके बाद दूल्हे ने पहले दुल्हन के घर जाने के बजाय पूरी बारात को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एनकाउंटर मोड में बिहार पुलिस, 4 माह में 12 झड़प, 4 अपराधी ढेर। दरअसल बात है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस का सख्त एक्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 महीनों में बिहार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ 12 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 4 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है। इन लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इन मुठभेड़ों के दौरान कई अपराधियों को घायल करके गिरफ्तार भी किया गया है, जब पुलिस की STF और फिर स्थानीय टीम मिलकर के ऑपरेशन चला रही है, जिसमें फरार और फिर इनामी अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हर महीने औसतन कई इनकाउंटर हो रहे हैं, जिससे पुलिस की सख्ती साफ नजर आ रही है। कुल मिलाकर के बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है, ये दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के संकेत मिल रहे हैं। बिहार में मानदेय के नाम पर जनप्रतिनिधियों पर साइबर अटैक, अफसर बनकर के उड़ा रहे हैं डेटा। दरअसल बात है कि बिहार में साइबर अपराधियों ने अब जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जहां पर मानदेय के नाम पर ठगी का नया मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले ठग सक्रिय हो गए और मुखिया, वार्ड सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को फर्जी कॉल और फिर मैसेज भेज करके झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार साइबर ठग खुद को सरकारी अधिकारी बता करके कहते हैं कि उनका बकाया मानदेय जारी हो गया है और उसे खाते में भेजने के लिए बैंक डिटेल, आधार नंबर और OTP मांगते हैं। कई मामलों में व्हाट्सएप या फिर SMS के जरिए फर्जी लिंक भी भेजा जा रहा है, जिन पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक होने और फिर बैंक अकाउंट खाली होने का खतरा रहता है। बिहार में भारत का चौथा शंकरा नेत्रालय सहरसा में शंकराचार्य ने किया उद्घाटन। कोसी सीमांचल और नेपाल के मरीजों को मिलेगी राहत। दरअसल बात यह है कि बिहार के सहरसा में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है, जहां पर भारत का चौथा शंकरा नेत्रालय शुरू हो गया है। इस अत्याधुनिक आंख अस्पताल का उद्घाटन शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिससे कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोगों में खुशी देखी जा रही है। जहां लंबे समय से इस इलाके में बेहतर नेत्र चिकित्सक सुविधा की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसे अब पूरा करने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेत्रालय के शुरू होने से सहरसा, मधेपुरा, सुपौल समेत आसपास के जिलों के साथ साथ नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के मरीजों को भी सीधा फायदा मिलेगा। अब लोगों को आंखों के इलाज के लिए दूर दराज के बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी।
बदनाम करने की साजिश पर भड़की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर पीआर स्टंट करने वालों को दी है सख्त चेतावनी। दरअसल बात है कि बिहार में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर को लेकर के सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद के बीच उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए फेक पोस्ट और फिर पीआर स्टंट किए जा रहे हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ पोस्ट को लेकर के नाराजगी जताई है और कहा कि ये सब उनकी छवि खराब करने की साजिश है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के ये मामला राजनीति में सोशल मीडिया के बढ़ते असर और फेक कंटेंट को लेकर के गंभीर चिंता को दिखाता है। अपराधी के घर का सारा सामान दहेज की तरह उठा ले गई पुलिस। दरअसल बात है कि बिहार से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके घर का लगभग सारा सामान उठा करके जब्त कर लिया है। इस दौरान पलंग, अलमारी, बर्तन और फिर संदूक जैसे घरेलू सामान को ट्रैक्टर और गाड़ियों पर लाद करके ले गया, जिसे देख करके लोग इसे दहेज की तरह विदाई बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी लंबे समय से अपराध के मामले में शामिल था और पुलिस उसकी संपत्ति की जाँच कर रही थी। मामला बिहार के अररिया जिला का बताया जा रहा है। नीतीश कुमार की 20 साल बाद सीएम हाउस से विदाई, बुध पूर्णिमा को नए बंगले में हुए शिफ्ट, अब राबड़ी लालू के बने पड़ोसी। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री आवास में रहने के बाद नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया। बुध पूर्णिमा के मौके पर उन्होंने नए घर में प्रवेश किया, जहां पर धार्मिक विधि विधान के साथ पूजा भी कराई गई। इस दौरान उनके शिफ्ट होने की खबर ने सियासी गलियारों में काफी चर्चा बटोरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड स्थित नए बंगले में रहेंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास के काफी करीब है। बताया जा रहा है कि दूरी महज कुछ 100 मीटर की है, जिससे अब वो उनके पड़ोसी बन गए हैं। इस बदलाव को बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये शिफ्टिंग सिर्फ आवास बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बिहार की बदहाली राजनीतिक परिस्थितियों का संकेत भी देती है। अवैध मेडिकल सेंटरों और नर्सिंग होम पर पटना हाईकोर्ट ने कसा नकेल, बिना लाइसेंस वाले झोलाछाप केंद्र पर होगी कार्रवाई। दरअसल बात है कि बिहार में अवैध मेडिकल सेंटरों और फिर नर्सिंग होम को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, जब कोर्ट ने राज्य में बिना लाइसेंस और फिर बिना पंजीकरण के चल रहे क्लिनिकों पर नाराजगी जताते हुए सरकार को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर के उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि बिना योग्य डॉक्टर और फिर मानक के चल रहे ऐसे झोलाछाप केंद्र मरीजों की जान के लिए खतरा है। सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया है कि कई जिलों में बड़ी संख्या में अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, जहां कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि छोटे अस्पतालों के लिए सख्त नियम बना करके उन्हें लागू किया जाए। अब बिहार घूमना हुआ और आसान, रेंट एक कैब से लोकल फूड तक की पूरी सुविधा एक ही जगह। दरअसल बात है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब नई सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं, जैसे राज्य घूमना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस पहल के तहत अब पर्यटकों को रेंट एक कैब, होटल, लोकल फूड और फिर घूमने की पूरी सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बिना परेशानी किए एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुविधा के जरिए लोग आसानी से कैब बुक कर सकेंगे और साथ ही स्थानीय खाने और फिर पर्यटन स्थलों की जानकारी भी एक ही सिस्टम में मिलेगी। बिहार में पहले से ही ऑनलाइन कैब बुकिंग और टूर पैकेज की सुविधा मौजूद है, जहां पर यात्री आसानी से शहरों और फिर पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर के ये पहल बिहार पर्यटन को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। बिहार में आंधी पानी के बीच 13 लोगों की गई जान, पेड़ गिरे, अगले 48 घंटे तक कैसा रहेगा मौसम। दरअसल बात है कि बिहार के मौसम के अचानक बदले मिजाज ने जहां पर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं पर दूसरी तरफ भारी तबाही भी मचाई है। जब बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और फिर ओलावृष्टि के कारण 13 लोगों की जान चली गई है, जिससे हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने, दीवार ढहने और फिर बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खराब मौसम का असर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों में देखने को मिला है। तेज हवाओं ने पेड़ गिर और बिजली के खंभे उखाड़ दिए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा आम और फिर लीची जैसी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना जताई है। कई जिलों में आंधी, बारिश और फिर बिजली गिरने की को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
बिहार में इनकाउंटर पर छिड़ी जंग, रामकृपाल यादव बोले लालू राज में अपराधी ही सम्राट थे। दरअसल बात यह है कि बिहार में हाल के एनकाउंटर को लेकर के सियासत तेज हो गई है, जहां पर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष आमने सामने आ गए। इस बीच बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज कानून का राज है, जबकि लालू राबड़ी के समय में अपराधियों का ही राज चलता था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर में अधिकारी की जान जाने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि अब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और जो अपराध करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। तेजस्वी यादव का आरोप, औद्योगिक विकास में पीछे लेकिन मजदूर आपूर्ति में बिहार सबसे आगे। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार औद्योगिक विकास में लगातार पीछे जा रहा है, लेकिन श्रमिकों यानी कि मजदूरों की सप्लाई में सबसे आगे बना हुआ है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर यह टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों में राज्य में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग बिहार से दूसरे राज्यों में काम की तलाश में पलायन करते हैं। कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार में रोजगार, पलायन और फिर औद्योगिक विकास के मुद्दे को लेकर के बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। सीएम सम्राट चौधरी को कांग्रेस ने बताया मुल्ला। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के विवादित टिप्पणी की है। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता ने सम्राट चौधरी को लेकर के टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले भी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब हालात अलग थे। उन्होंने मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। इस बयान को लेकर के बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और इसे अनुचित बताया है। बिहार में बढ़ते अपराध पर सीएम सम्राट चौधरी का सख्त संदेश। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है और साफ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएं। खास तौर पर महिलाओं और फिर बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक बेटियां स्कूल और कॉलेज से सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचेगी तब तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने सभी डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को और सख्ती करें और संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखें। उत्तर बिहार में नाबार्ड योजना का मिलेगा लाभ, अब नहीं झेलना पड़ेगा बाढ़ का कहर। जी हां, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। खास करके सीमांचल क्षेत्र में नाबार्ड योजना के तहत अब ऐसे इलाकों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं जिससे लोगों को बार बार बाढ़ की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। यह खास करके कोसी, गंडक और फिर बागमती जैसी नदियों से प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों और फिर पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। कट जाने वाले गाँवों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जहां अब तक हजारों किलोमीटर सड़कों और फिर सैकड़ों पुलों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे लोगों का आवागमन आसान हुआ है और बाढ़ के समय राहत कार्य भी तेजी से हो सकेगा। कुल मिलाकर के नाबार्ड योजना उत्तर बिहार के लिए, खास करके सीमांचल के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी आएगी, बल्कि गाँव के विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। नालंदा से सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा पर फोकस। दरअसल बात है कि बिहार के नालंदा से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए विकास को लेकर के अपनी सरकार का विजन साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और फिर खास तौर पर महिलाओं और फिर बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिया है कि सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोजगार को लेकर भी बड़ा लक्ष्य तय किया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2025 से 2030 के बीच बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और फिर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जिसके साथ ही राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश लाने की बात कही गई है, जिससे उद्योग और फिर रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। 1 मई को जारी हुआ फ्यूल प्राइस का नया रेट, जानिए अपने शहर में पेट्रोल
डीजल का भाव। दरअसल बात यह है कि आज तो 2 मई है, लेकिन बिहार में कल 1 मई को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। तेल कंपनियों ने रोजाना की तरह आज भी कीमतों को अपडेट किया है और अलग अलग शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में कीमतों में हल्की उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर या फिर मामूली बदलाव के साथ जारी किए गए हैं, जबकि अन्य शहरों में भी कीमतें लगभग समान बनी हुई है। आपको बता दूं कि फ्यूल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और टैक्स के आधार पर तय होती है, इसलिए इनमें रोजाना बदलाव संभव है। कुल मिलाकर के पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल स्थिर में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार के असर से इनमें बदलाव हो सकता है। बिहार के रेल यात्रियों को बड़ा झटका, वंदे भारत समेत 16 ट्रेनों के मार्ग बदले, इन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी ट्रेनें। दरअसल बात है कि बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है, जहां पर रेलवे ने वंदे भारत समेत 16 ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया है। इस फैसले के बाद कई स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि यह बदलाव मेंटेनेंस और फिर निर्माण कार्य के कारण किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन ट्रेनों के रूट बदले गए हैं उनमें कुछ प्रमुख एक्सप्रेस और फिर वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं। इसके चलते कई स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी और फिर कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। जब रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि पहले से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बच सके। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इस एक्ट में होगा बदलाव। दरअसल बात यह है कि बिहार में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिससे गन्ना उद्योग को नई उम्मीद मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार इन बंद मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है और इसके लिए कानूनी बाधाओं को भी दूर किया जा रहा है। इस फैसले के बाद किसानों और फिर मजदूरों में नई उम्मीद जगी है। जानकारी के अनुसार सरकार बिहार चीनी उपकरण यानी कि अर्जन अधिनियम 1985 की धारा 3 में संशोधित करने जा रही है। जब पहले इस कानून के तहत अधिग्रहण चीनी मिलों को केवल राज्य सरकार ही चला सकती थी, लेकिन अब बदलाव के बाद निजी कंपनियों और सहकारी संस्थानों को भी इन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी। इससे लंबे समय से बंद मिलों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ होगा। हाथ पर नाम गुदवा करके फोटो वाली टी-शर्ट पहनकर 1200 किलोमीटर दूर गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा युवक। दरअसल बात है कि एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करके बिहार पहुंच गया। बताया जा रहा है कि उसने अपने हाथ पर लड़की का नाम गुदवा रखा था, टैटू लिखा हुआ था और उसकी फोटो वाली टी-शर्ट पहन करके उसे मिलने पहुंचा। लेकिन मुलाकात के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए और मामला दुखद मोड़ पर पहुंच गया, अस्पताल पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक लड़का और लड़की के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने खतरनाक कदम उठाया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालात गंभीर बताई जा रही है। कुल मिलाकर के ये घटना रिश्तों में बढ़ते तनाव और फिर भावनात्मक फैसलों के खतरनाक परिणाम को दिखाती है। कटिहार के स्कूल में टीसी के नाम पर छात्रा से दावत कराने का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा। दरअसल बात यह है कि बिहार के कटिहार जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक स्कूल में टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के बदले छात्रा से दावत कराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 8वीं पास एक छात्र से शिक्षकों ने प्रमाण पत्र देने के नाम पर मटन, मछली और फिर अन्य खाने की व्यवस्था कराने को कहा। इस घटना के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा ने दबाव में आकर के घर से खाना बनवा करके स्कूल में दावत दी, जिसके बाद शिक्षकों ने भोजन भी किया। जैसे ही ये बात गाँव में फैली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुँच गए और जम करके हंगामा किया। लोगों ने इस घटना को शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कुल मिलाकर के ये मामला शिक्षा के मंदिर में हो रहे अनियमितताओं को उजागर करता है। घटना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और फिर पूरे मामले की जांच शुरू करती है। बिहार में अब नाइट शिफ्ट करने वाले डॉक्टर सुबह 4 बजे लगाएंगे हाजिरी, पटना समेत 12 जिलों के लिए नियम। दरअसल बात यह है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब नाइट शिफ्ट में काम करने वाले डॉक्टरों को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक के बीच अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी। ये निर्देश पटना समेत कुल 12 जिलों के सरकारी अस्पतालों के लिए जारी किया गया है, जिससे अस्पतालों में निगरानी और फिर जवाबदेही बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नियम खासतौर पर
AES यानी कि चमकी बुखार से प्रभावित जिलों में लागू किया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रात के समय मरीजों की देखभाल में कोई भी कमी ना हो, इसके लिए डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित करना जरूरी है। दोस्तों, किशनगंज से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग लड़की स्कूल तो गई लेकिन वापस घर नहीं लौटी। अब परिजन परेशान है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला किशनगंज सदर थाना क्षेत्र का है। 28 अप्रैल की सुबह लड़की अपने घर से डुमरिया स्थित स्कूल के लिए निकली थी। सब कुछ सामान्य था, रोज की तरह स्कूल गई, लेकिन जब छुट्टी हुई तो वे घर वापस नहीं आई। शाम होते होते परिवार की चिंता बढ़ने लगी। जब पहले परिजनों ने खुद आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की, रिश्तेदारों, दोस्तों, जान पहचान वालों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिला। इस बीच परिवार वालों को शक हुआ कि एक युवक ने लड़की को बहला फुसला करके अपने साथ ले गया है और मामला सिर्फ गुमशुदगी तक का नहीं बल्कि अपहरण का भी हो सकता है। इसके बाद परिवार सीधे सदर थाना पहुंचा और लिखित शिकायत देकर के FIR दर्ज कराई है। परिवार वालों का कहना आरोप है कि युवक शादी की नीयत से लड़की को अपने साथ ले गया है। अब पुलिस एक्शन मोड में है। सदर थाना अध्यक्ष निसार अहमद के मुताबिक मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और लड़की की तलाश के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस तकनीकी तरीके से जांच कर रही है। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लड़की को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर किसी को इस मामले में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? स्कूल से घर तक का सफर भी अब सुरक्षित नहीं रहा। किशनगंज की यह घटना सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। अब सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर है कि कब तक इस नाबालिग को सुरक्षित घर वापस लाया जाता है और आरोपी तक कानून का हाथ पहुंचता है। ये बड़ा सवाल है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में रेड लाइट एरिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। यहां पर 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और संचालिका भी पकड़ी गई है। जहां किशनगंज के बहादुरगंज से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर पुलिस ने देर रात रेड लाइट एरिया में छापेमारी करके अवैध धंधे का पर्दाफाश कर दिया। प्रेम नगर इलाके में चल रहे इस गौरख धंधे पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अचानक रेड डाली और फिर जो नजारा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। छापेमारी शुरू होते ही वहां पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके 5 पुरुष और फिर 3 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी गिरफ्तारी रही इस पूरे नेटवर्क की संचालिका मनु आरा की, जिसे पुलिस ने वहीं पर दबोच लिया। जब पुलिस की टीम ने जब अलग अलग ठिकानों की तलाशी ली तो फिर वहां से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि इस इलाके में बाहर से युवतियों को बहला फुसला करके लाया जाता था और फिर जबरन इस धंधे में ढकेला जाता था। गिरफ्तार किए गए लोगों में किशनगंज और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के लोग शामिल है। जब पुलिस के मुताबिक संचालिका मनु आरा लंबे समय से इस अवैध कारोबार को संचालित कर रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये रेड लाइट एरिया नेशनल हाईवे के किनारे बसा हुआ है और स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ पर करीब 20 सालों से ये धंधा चल रहा था। सोचिए, थाना से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये सब होता रहा और सालों तक चलता रहा। हालांकि पुलिस ने पहले भी यहाँ कार्रवाई की थी, लेकिन इस बार की छापेमारी में सीधे संचालिका समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं पर थाना प्रभारी ने साफ कर दिया है और कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, आगे भी इस मामले में और भी लोगों की तलाश जारी है और सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इस बार ये गोरख धंधा पूरी तरह से बंद होगा या फिर कुछ दिनों बाद फिर से शुरू हो जाएगा। किशनगंज की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब पुलिस एक्शन मोड में है और अवैध धंधों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में अब अपराधियों के लिए छिपना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस बार पुलिस ने सीधे उनके घर पर ही दस्तक दे दी और घर का सामान पूरी तरह से अब पुलिस वाले अपने साथ लेकर के चले आए। जहां किशनगंज जिले में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें हत्या, लूट, पॉक्सो और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर मामले में शामिल आरोपियों की संपत्ति तक जब्त कर ली है। यानी कि अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि संपत्ति पर भी कार्रवाई। घर में रखा जितने भी बेड है, सामान है, सब सामान पुलिस अपने साथ लेकर
की गई है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में कुल 6 गंभीर मामलों में इश्तेहार और कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई है। इतना ही नहीं, इस दौरान एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस एक्शन के दौरान पुआखाली थाना क्षेत्र में आरती मुर्मू की संपत्ति कुर्क की गई है। वहीं पर ठाकुरगंज में पॉक्सो मामले में के फ्रॉड आरोपी इतवार बेसरा की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। वहीं पर कोचाधामन थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के आरोपी नूर आजम उर्फ जलील मुल्ला के खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई हुई है। जबकि गलगलिया और पोठिया में माधव दास की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। यानी साफ है कि अब अपराध करके फरार होना आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस अब सीधे जड़ पर वार कर रही है। इतना ही नहीं, एक और मामले में पॉक्सो के फ्रॉड आरोपी राजन महतो के खिलाफ पूर्वी चंपारण में इश्तेहार तामील किया है। जबकि फतेहपुर थाना क्षेत्र में मद्य निषेध के केस में वारंटी जमुना हरिजन को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन के बाद पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून से भागोगे तो सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि घर जमीन भी नहीं बचेगी। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की सख्ती से अपराधियों में डर पैदा होगा? क्या फ्रॉड आरोपी खुद सामने आएंगे? फिलहाल किशनगंज पुलिस का ये एक्शन चर्चा में है और लोगों के बीच ये भरोसा भी जगा रहा है कि अब कानून सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिख रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मौलाना तौसीफ रजा के मौत के मामले पर तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला है। जहां तेजस्वी यादव ने निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहां किशनगंज के मौलाना तौसीफ रजा का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और अब इस मामले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी खुलकर ही अपनी बात रखी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस घटना को गंभीर बताया है और सीधे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौलाना तौसीफ रजा की ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट करके जान ले ली गई और बाद में उनका शव बरेली कैंट के पास फेंक दिया गया। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि मौलाना ने मारपीट के दौरान अपनी पत्नी को फोन करके मदद की गुहार लगाई थी, जिसका ऑडियो सबूत भी मौजूद है। इसके बावजूद भी पुलिस इस मामले को सही तरीके से जांचने के बजाय इसे दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था और रेल सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रेन में इस तरह की घटनाएं यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और फिर उन्हें न्याय दिलाने की भी मांग की है ताकि परिवार को इस दुख की घड़ी में सहारा मिल सके। इस बीच पार्टी के नेताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं रहा बल्कि राजनीतिक और फिर सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले की सच्चाई सामने आएगी? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? फिलहाल किशनगंज से उठी ये आवाज अब पूरे बिहार और देश की राजनीति में गूंज रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मौलाना तौसीफ रजा मौत मामले पर सियासत गर्मा गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है और हाई लेवल जांच की मांग की है। जी हां, किशनगंज के मौलाना तौसीफ रजा की संदिग्ध मौत अब सिर्फ एक घटना नहीं रही बल्कि यह मामला अब सियासी और राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। जब ठाकुरगंज के रहने वाले मौलाना तौसीफ रजा का शव 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था, इस खबर ने पूरे सीमांचल को झकझोर दिया है और अब इस मामले में हाई लेवल जांच की मांग तेज हो गई है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यही नहीं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी इस मामले को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। उनका कहना है कि मौलाना ने अपनी पत्नी से फोन पर बताया था कि ट्रेन में कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और वे डरे हुए हैं। इसी कॉल को आधार मानकर के ये कहा जाता है कि इनकी मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या से हुई है और इसके पीछे गंभीर साजिश हो सकती है। हालांकि प्रशासन इसको हादसा बता रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन का कहना है कि अगर परिजन तहरीर देते हैं
तो जरूर इस पर कार्रवाई की जाएगी। मौलाना तौसीफ रजा सिवान में इमामत करते थे और बरेली शरीफ में उर्स में शामिल होने गए थे। वापसी के दौरान ही ये हादसा हुई है। जब उनका शव गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और सच सामने आना चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या सच बाहर आ पाएगा प्रशासन के द्वारा, या फिर ऐसे ही फाइलों में दब करके ही रह जाएगी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग साफ बता रही है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। फिलहाल किशनगंज से उठी ये आवाज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और सबकी नजर अब जांच और न्याय पर टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।